तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म आरआरबी टेक 345 में। लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? लड़ेंगे तो जीतेंगे कैसे? हमें इस ग्रुप डी से और एनटीपीसी जो भी हमारा एग्जाम एएलपी से है, हमें लड़ना ही पड़ेगा और लड़कर जीतना ही पड़ेगा। ना रुकेंगे ना झुकेंगे। इस बार एक नौकरी पक्का लेकर रहेंगे। तो आप और हम एक साथ हैं और एक उम्मीद बना रहे हैं कि हम लोग एक मेरे पास सीट आ जाए। तो इसी के साथ पहला क्वेश्चन, बिना हम लोग समय का नुकसान करते हुए पहले क्वेश्चन पर चल रहे हैं और बेहतर तरीके से आप लोग क्लास मिल रहा है। हमारे क्लास से ज्वाइन आप हो जाइए, जितने जल्दी हो सके ज्वाइन होंगे उतना ही जल्दी आप लोगों को लाभ मिलेगा। तो आप लोग मेरे चैनल से ज्वाइन होइए और लाभ पे लाभ पाइए। ठीक है दोस्तों, एक साथ मेरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? विद्युत मोटर के आर्मेचर में कौन सा भाग शामिल होते हैं? कौन सा भाग शामिल होते हैं? आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर के आर्मेचर बाइंडिंग की शाफ्ट, ये सभी थोड़ा सा हम जान ले। आर्मेचर, आर्मेचर जो कोर होते हैं ये नरम लोहे के बने होते हैं। कौन से लोहे के? नरम लोहे के बने होते हैं। किससे बनते हैं? नरम लोहे के बने होते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग क्या होते हैं? आर्मेचर बाइंडिंग, आर्मेचर में कुंडली लिपटी होती है, जिसे हम कुंडली भी कहते हैं। आर्मेचर बाइंडिंग में क्या होता है? कुंडलित किया जाता है, एक वार लिपटा जाता है, तो वो कुंडलित किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं आर्मेचर बाइंडिंग। इसी में क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसी में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। चुंबकीय ये क्षेत्र को उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है, उत्पन्न उत्पन्न करता है। शाफ्ट, एक आर्मे ये शाफ्ट लगा होता है। एक शाफ्ट क्या है? ये घूमने वाला हिस्सा है। क्या है? घूमने वाला एक हिस्सा है। ये जो है शाफ्ट जो है एक क्या है? घूमने वाला हिस्सा है। क्या है? इसको कहेंगे घूमने वाला हिस्सा, रोटेटिंग पार्ट है, घूमने वाला हिस्सा है। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ये विद्युत मोटर के आर्मेचर में कौन कौन भाग शामिल होते हैं? तो आर्मेचर कोर भी शामिल होते हैं, आर्मेचर बाइंडिंग भी शामिल होते हैं, शाफ्ट भी शामिल होते हैं। तो ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर ये चौथा, ये सभी। ये क्या होंगे? ये सही होगा। ये क्या होगा? ये सभी सही होगा। ये ऑप्शन चौथा नंबर सही होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए परिपथ में 5 ओम प्रतिरोध के बीच विभवपात ज्ञात कीजिए। 5 ओम के इसमें यानी कि आपको विभवपात ज्ञात करना है। तो कभी भी श्रेणी क्रम में दिया हो, देखिए यहां से जैसे ही बोल्ट, यहां से देखिए करंट जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां से करंट जा रहा है, यहां से करंट जा रहा है यानी कि आई, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है, यहां से करंट जाता है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाता है। तो जैसे ही करंट जाएगा ना, तो जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा। यानी कि एक श्रेणी क्रम में हमारे करंट क्या होते हैं? समान होते हैं। श्रेणी क्रम में करंट क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु जो वोल्टेज होते हैं भिन्न होते हैं। तो हमारा देख रही है श्रेणी क्रम में लगा, और श्रेणी क्रम का फार्मूला ये होता है, आप लोग को फार्मूला हम बता दे रहे हैं। आर इक्वावेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट। मतलब और भी प्रतिरोध लगा होगा तो और भी बढ़ेगा। यदि मान लीजिए R4 तक प्रतिरोध लगा तो R4, यहाँ पे 2 प्रतिरोध लगा है तो हम 2 तक प्रयोग करेंगे। यदि 3 तक लगा है तो 3 तक प्रयोग करेंगे, यदि 4 तक लगा है तो 4 तक प्रयोग करेंगे। यानी कि और भी लगा हो तो और भी प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे लोग। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है। आर इक्वावेलेंट पूछे ना, तो 15 और 5 कितना होता है? 10 होता है। सिर्फ जोड़ दीजिए, तो आर इक्वावेलेंट बराबर क्या होगा? 15 और 5 क्या होगा? 10 होगा। यानी कि ये 10 ओम हो गया। क्या हो गया? 10 ओम। अब हम ओम का नियम जानते हैं। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई आर होता है। तो V बराबर आई आर से हम लाएंगे तो V बराबर कितना दे रहा है? 10 वोल्ट दे रहा है। तो V बराबर आई आर, V बराबर दे रहा है आई आर, यहाँ पे दिखा रहे हैं आप लोगों को V बराबर आई आर।
तो V बराबर आई है, तो V की जगह पर कितना है 10 वोल्ट है, तो आप लिखिए यहाँ पे 10 वोल्ट। समझ में आ रहा है? I की जगह पे I ज्ञात करना है, तो I आपको ज्ञात करना है। R की जगह पर क्या लिखेंगे? R की जगह पर निकला है 10। कितना निकला है? 10। आप लिखेंगे यहाँ पे R की जगह पे 15 5 20, सॉरी 15 5 20 होगा। यहाँ पे क्या रहेगा? 15 5 20 होगा। क्या होगा? 20 होगा। तो यहाँ पे R बराबर लिखेंगे 20 हो। क्या लिखेंगे? 20 हो। ये क्या होगा? जीरो से जीरो क्या होगा? कट जाएगा। जीरो से जीरो क्या होगा? कट जाएगा। I बराबर निकलेगा 1/2। I बराबर 1/2, यानी कि जो करंट का मान निकला I बराबर 1/2 निकला। अब हमको किसमें निकालना है? 5 ओम में निकालना है। क्या निकालना है? विभवपात निकालना है। विभवपात। तो हम जानते हैं V बराबर आई आर। V बराबर आई आर, हमें V निकालना है, तो I का मान कितना दे रहा है? 1/2 दे रहा है। किसमें निकालना है हमको? किसमें निकालना है? इसमें निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे? गुणे 5 कर देंगे, तब 5/, क्या हो जाएगा? 2। अब 5/2 का क्या होगा? 2.5 वोल्ट। क्या होगा? 2.5 वोल्ट, यानी कि V बराबर 2.5 वोल्ट निकल रहा है, 2.5 वोल्ट निकल रहा है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे 2.5 वोल्ट कौन है? 2.5 वोल्ट, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे शुरू शुरू में गलती हो गया था, तो उसके लिए सॉरी। और 15 5 20 होता है, हम 10 लिख दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत मोटर के आर्मेचर में कौन सा भाग धारा की दिशा को बदल देता है? धारा की दिशा को, यहाँ पे थोड़ा सा इंपोर्टेंट बन रहा है, धारा की दिशा को बदल देता है। जो धारा की दिशा को बदलता है वो आर्मेचर कोर है कि आर्मेचर बाइंडिंग है कि शाफ्ट है, कम्यूटेटर है? तो हम बारी बारी से देख रहे हैं क्या है। देखिए आर्मेचर, अभी हम पहला क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन फिर घुमा के पूछ लिया है। आर्मेचर को किससे बना होता है? नरम लोहे। किससे बना होता है? नरम लोहे। तो याद रखिएगा, भाई बताया है आप लोगों को, नरम लोहे की आर्मेचर बाइंडिंग, ये जो आर्मेचर में जो बाइंडिंग होती है वो कुंडली होती है, कुंडलित होती है। तो इसका क्या काम है? ये चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है? चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। शाफ्ट क्या है? एक रोटेटिंग पार्ट है। क्या है? एक रोटेटिंग पार्ट, जो घूमने का हिस्सा है, जो घूमने का एक हिस्सा हिस्सा अब कम्यूटेटर आते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है? जब कम्यूटेटर लगा होता है तो वो क्या होता है? धारा की दिशा को बदल देता है। ये कम्यूटेटर जो है धारा की दिशा को बदलता है। धारा की दिशा को धारा की दिशा को धारा की दिशा को बदलता है। धारा की दिशा को बदलता है। इसका और भी काम है, ये एसी को डीसी में भी चेंज करता है। ये एसी को डीसी में चेंज करता है। एसी को डीसी में चेंज करता है। तो हमारा ऑप्शन विद्युत मोटर के आर्मेचर में कौन सा भाग धारा की दिशा को बदलता है? तो हमारा ऑप्शन होगा कम्यूटेटर। क्या होगा? कम्यूटेटर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 आंसर होगा। अब इसमें क्या है? अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई कौन सी? विद्युत को वाणिज्यिक पूछ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाणिज्यिक इकाई पूछ रहा है। तो वाणिज्यिक इकाई क्या है? पहले एक एक हम जानेंगे। पहले हम एक एक जान लेंगे, एक एक क्या है इसमें है ये जूल जो है, जूल कार्य का मात्रक होता है। जूल कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। वाट है वो शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है। और कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। W बराबर F इंटू डी होता है।
एफ इंटू डी होता है। और ये क्या होगा, ये ऑप्शन 3 घंटा गलती होगा। ये क्या होगा, किलोवाट घंटा को हम के डब्ल्यू एच भी कहते हैं, के डब्ल्यू एच भी कहते हैं। क्या कहते हैं, के डब्ल्यू एच, इसको कहते हैं के डब्ल्यू एच कहते हैं, किलोवाट आवर। तो वाणिज्यिक जो इकाई होगी के डब्ल्यू एच होगा, यानी किलोवाट घंटा आंसर होगा इसका। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, जूल का मात्रक, कार्य का मात्रक जूल होता है, शक्ति के मात्रक वाट होता है, जो कार्य के मात्रक वो ऊर्जा के मात्रक होता है। लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे वाणिज्यिक इकाई पूछ रहा है, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई, तो हमारा क्या होगा, किलोवाट घंटा होगा। ऑप्शन नंबर 3 आंसर क्या होगा, सही होगा, याद रखिएगा। हम नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे हम लोग, सॉरी नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न से कौन सा घटक आवश्यक है। तो थोड़ा सा हम देख लें, ये मान लीजिए क्या है, ये पेड़ है, क्या है, ये पेड़, ये क्या है, पेड़ है, ये पेड़। जब सूर्य के प्रकाश, यहाँ मान लीजिए यहाँ पे सूर्य के प्रकाश क्या है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश इसे पढ़ेंगे, तो पहला प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश ही होगा। क्या होगा, सूर्य प्रकाश, क्या होगा, सूर्य प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होगा, सूर्य प्रकाश होगा। क्या होगा, सूर्य प्रकाश। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो पौधा होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़ेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया, क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा जल, यहां से क्या करता है, ये इस पृथ्वी से क्या करता है, ये जल को अवशोषित करता है, और जल को अवशोषित करेगा, ये सभी भाग में जाएगा, सभी भाग में क्या होगा, जाएगा। और जाने के बाद एक होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल होता है, जो पौधे को हरा बनाए रखता है। ये जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इस पत्ती में होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो होता है इस पत्ती को, इस पेड़ को हरा बनाए रखता है। तो ये भी ऑप्शन होगा, ये भी ऑप्शन होगा, H2O होगा, CO2 होगा। तो ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा 4, ये सभी। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये सभी होगा, ये ऑप्शन से होगा। अब थोड़ा सा जान ले, CO2 को कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहते हैं शुष्क बर्फ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। कई बार आप लोग को हम बता चुके हैं, क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं। H2O क्या है, जल है, क्या है, जल है। इससे क्या होता है, पेड़ जो होते हैं, पेड़ के पत्ते जो होते हैं, चाहे कोई पौधा होता है या पौधा जो होता है, क्या होता है, हरा हरा बनाए बनाए रखता है, हरा बनाए रखता है पेड़ के पत्तों को, ये हमारा है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ये सभी सही होगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, चंद्रमा की सतह से एक यात्री को आकाश कैसा दिखता है। जब कोई चंद्रमा की सतह से एक यांत्रिक, चंद्रमा पर जो व्यक्ति गया उसकी सतह से एक यांत्रिक यात्री को आकाश कैसा दिखता है, कैसे दिखेगा, लाल दिखेगा कि बैगनी दिखेगा, काला दिखेगा, इनमें से कोई नहीं। कुछ ऑप्शन हम कुछ ऑप्शन पढ़ ले कि कौन 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 काम, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर देख लेंगे, थोड़ा और जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे ये है, ध्यान दीजिएगा, लाल की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य, कौन सी, तरंग दैर्घ्य, याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य होता है, अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे क्या होता है, सबसे अधिक होता है, सबसे
अधिक होता है, याद रखना है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे अधिक होता है, क्या होता है, सबसे अधिक। और इसमें जो होता है, इसका जो विचलन कोण होता है, लेकिन विचलन कोण को कहे विचलन कोण, विचलन कोण कहे तब विचलन कोण क्या होता है, कम होता है, विचलन कोण कम होता है। आप लोगों को इस क्वेश्चन पे दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, विचलन कोण क्या होता है, कम होता है, ठीक है, दो क्वेश्चन मिल गए। बैगनी, बैगनी क्या होता है, ब्लैक में लिख रहा है, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा, ब्लैक में इसमें लिख रहा है, ठीक है ना। बैगनी, बैगनी की तरंग दैर्ध्य होता है, तरंग दैर्ध्य जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे कम होता है, बैगनी की तरंग दैर्ध्य होता है सबसे क्या होगा, सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बैगनी, बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य होता है सबसे क्या होता है, कम होता है। और विचलन कोण क्या होता है, विचलन कोण, विचलन कोण सबसे अधिक होता है, विचलन कोण सबसे क्या होता है, सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, सबसे अधिक। अब बच रहा है क्या, काला, यानी कि चंद्रमा की सतह से एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो काला दिखता है, कैसा दिखता है, काला। ऑप्शन नंबर मेरा क्या होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी काला दिखता है, ठीक है। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, आप लोगों को क्वेश्चन मिल रहा है अच्छे प्रकार से, तो आप भी को जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए, तभी आप जाकर कोई एग्जाम निकाल पाएंगे। तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ मिलने वाला इस संसार में नहीं है, एक बात याद रखिएगा, कुछ नहीं मिलेगा आप लोग को। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है भाई। जितना जल्दी हो सके आप भीड़ जाइए, तैयारी कीजिए, तभी आपको एक सीट मिलेगा, नहीं तो लाखों लड़के पड़े हुए हैं और लाखों लड़के एग्जाम दे रहे हैं। ये मत सोचिए हम ही एक हैं, ये सोचिए कि हमारे पीछे लाखों करोड़ों लड़के हैं, उनसे भी हमको फाइट करना है, तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको हम हेल्प कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो के प्रति आप लोग बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे कि एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। क्या कर रहा है, एक गोलाकार दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और वक्रता, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी की, बीच की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए। वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी तथा फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो बारी बारी से देखते चले जाए। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये फार्मूला है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए या अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए क्या है, ये फार्मूला है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ये क्या है, अवतल या उत्तल दर्पण के लिए फार्मूला है। अब ये क्या है, रेखीय आवर्धन का सूत्र है, क्या है, रेखीय आवर्धन का, दर्पण में, किसमें, दर्पण में रेखीय आवर्धन का, रेखीय आवर्धन का ये फार्मूला है। 1/f 1/v माइनस 1/e, ये है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के लिए, या अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए क्या है, ये फार्मूला है। देखिए इसमें सब में संबंध एफ यू भी कहेगा, एफ यू भी उत्तल या अवतल दर्पण में एफ यू तथा भी में संबंध, तथा भी में संबंध पूछेगा तो हमारा 1/a बराबर 1/e प्लस 1/v होता है। एफ यू भी में याद रखिएगा, एफ यू भी में उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में संबंध पूछेगा तो उसका फार्मूला होता है 1/a बराबर 1/e प्लस 1/v होता है। अब ये अगर उत्तल लेंस अवतल लेंस के लिए, इसमें भी क्या कहेगा, यू, यू भी एफ में संबंध, यू
भी तथा एफ में संबंध, किसके लिए? उत्तल या अवतल लेंस के लिए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/e होता है। अब हम मेन चीज पर बचा हमारा क्या ऑप्शन नंबर, अब तो दूसरा नंबर सही होगा, लेकिन हम जान ले कि फोकस दूरी बराबर क्या होता है। फोकस दूरी बराबर होता है हमारा, फोकस दूरी बराबर एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है? r/2। फोकस दूरी जो होता है त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है? त्रिज्या की आधी होती है। यही इधर आता है, 2 भाग में इधर आ गया तो किसमें होगा? गुणा में हो जाएगा। तो इसी को हम लिखते हैं r बराबर 2f, r बराबर 2f। इसीलिए ऑप्शन कौन सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, 2f सही होगा। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? देखिए, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग, गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग, पानी का नीला रंग देखिएगा किसके कारण दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई देता है? बादल में भी किसके कारण? बादल जो नीले रंग के दिखाई देते हैं, बादल जो नीले रंग के दिखाई देते हैं, वो किसके कारण दिखाई देते हैं? वो दिखाई देते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे देगा, बादल जो होते हैं, बादल आकाश, सॉरी आकाश जो होते हैं, आकाश नीले रंग का दिखाई, नीले रंग का, आकाश नीले रंग पूछता है क्योंकि आकाश नीले रंग दिखाई क्यों देते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन, इससे क्या होता है? आकाश के नीले रंग दिखाई देते हैं, किसी का नीले रंग दिखाई दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। जब प्रकाश किरणें आती है तो वायुमंडल में या इसे पानी में यानी कि समुद्र के जल में कुछ कण होते हैं, कुछ कण से टकराते हैं, टकरा कर क्या होते हैं? सभी दिशाओं में फैल जाते हैं। जो प्रकाश होता है सभी दिशाओं में फैल कर क्या होता है? सभी दिशाओं में फैल जाता है, जिसके कारण क्या होता है? पानी का नीला रंग दिखाई देता है, और आकाश क्या जो होता है? आकाश जो होता है नीले रंग दिखाई देते हैं। आकाश क्या होते हैं? नीले रंग दिखाई देते हैं। अब जानते हैं ये ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अपवर्तन से कुछ क्वेश्चन हम ले लें। अपवर्तन से क्या ले लें? हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लें कि हम लोग जानकारी रहेगा। अपवर्तन, अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन कांच या वायु में सघन या विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो सीधे न जाके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश किरण किसी कांच या वायु से होकर जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। तब विचलित जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन कभी पूछता है क्वेश्चन क्या? किसी जल में या किसी पानी में पेंसिल या किसी पेंसिल पेंसिल या पेंसिल या छड़ का मुड़ना, छड़ का मुड़ना। तो जल में पेंसिल या छड़, मान लीजिए कोई अपना बीकर है, क्या है? कोई बीकर है, यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पे कोई क्या है? एक बर्तन है, इस बर्तन में क्या है? द्रव भरा है। क्या है? द्रव भरा है, ये द्रव भरा है। हम मान लीजिए इसमें छड़ डालना है, तो छड़ जैसे ही आएगा ना, ये छड़ जैसे ही ये आएगा, आपको कुछ मुड़ा हुआ भाग दिखाई देगा। क्या होगा? कुछ मुड़ा हुआ भाग दिखाई देगा, मतलब ये कुछ मुड़ा हुआ भाग दिखाई देगा। तो इस मुड़े हुए भाग क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। किस कारण दिखाई देगा? अपवर्तन के कारण दिखाई देगा, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है किसी जल में पेंसिल या छड़ का मुड़ना। अब अगला भी क्या है? एक और चीज है, कोई सिक्का होता है, किसी जल में सिक्के को ऊपर उठना, जल में जल में जल में सिक्के का ऊपर ऊपर दिखाई देना, कुछ कुछ भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है, दिखाई देना, दिखाई देना। जैसे मान लीजिए ये है जल,
ये रहता है तली में सिक्का, कहाँ रहता है, ये रहेगा तली में सिक्का, लेकिन ये क्या करेगा, कुछ ऊपर भाग दिखाई देगा, यानी कि यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप देखेंगे आंखों से यहाँ पे देखेंगे, जब देखा जाएगा यहाँ से जब देखा जाएगा, जब देखा जाएगा तो जब देखा जाएगा तो ये यहाँ पर नहीं देखेगा, इसके थोड़ा सा ऊपर देगा, यानी कि उठे हुए भाग दिखाई देता है, यानी कि उठे हुए भाग दिखाई देता है। किसी कारण अपवर्तन कारण, किसी कारण अपवर्तन कारण। तो बार बार क्वेश्चन पूछता है, जल में पेंसिल का मुड़ना, जल जल में सिक्के का ऊपर थोड़ा सा दिखाई देना। अब आते हैं परावर्तन पे। परावर्तन क्या है? परावर्तन जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश किरण जब आपतित होती है, जब प्रकाश किरण आपतित होती है तो टकरा कर क्या होती है, वापस आती है। जब कोई प्रकाश किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर, यानी कि वापस आना, किसी पृष्ठ से टकरा कर क्या होना, वापस आना, उसी को कहते हैं परावर्तन। जब जब किसी पृष्ठ से जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस आता है, वापस, जब प्रकाश की किरण किसी पृष्ठ से टकरा कर वापस आना ही वापस आना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये रहा। अब ये विवर्तन कैसे करते हैं? विवर्तन, जब प्रकाश किरण, मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आ रहा है, यानी कि उसको जाने के लिए जगह थोड़ा सा छिद्र हो, और छिद्र में से होकर जा रहा था, सीधे उसको चला जाना चाहिए, लेकिन सीधे न जाकर वो मुड़ जाता है। अब मुड़े हुए भाग को हम कहते हैं विवर्तन। क्या कहते हैं? विवर्तन। इसको लिख नहीं रहे हैं, थोड़ा स्टेटमेंट्स ये नीचे हो जाएगा ज्यादा और दिखाई नहीं देगा वीडियो में, इसलिए नहीं लिखा जा रहा है, तो आप लोग बस समझ लीजिएगा। किसी प्रकाश के किसी छिद्र से आकर सीधे न निकल कर वो क्या होता है, मुड़ जाता है, और उस मुड़े हुए भाग उसी मुड़ता है, तो हम मुड़े हुए भाग को क्या कहते हैं, हम विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन। तो ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? प्रकाश का प्रकीर्णन कार्य क्या होता है, या गहरे समुद्र में पानी का नीला रंग दिखाई देता है, और आकाश में जो नीले रंग दिखाई देते हैं उसी उसी कारण दिखाई देते हैं। जो, हाँ, एक बार क्या होता है, जो सूर्य डूबते हैं, जो सूर्य डूबते हैं और सूर्य उगते हैं, जब क्या होते हैं, जब लाल दिखाई देता है, जो लाल लाल रंग, तो इसी कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। किसी कारण? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय होते हुए या सूर्यास्त होते हुए, यानी कि डूबते हुए या उगते हुए जो हमारे सूर्य भगवान हमारे लाल दिखाई देते हैं, वो होते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन कारण, उसी कारण दिखाई देता है। ठीक है, इतना क्वेश्चन रहा, और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, और आप लोग हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहिए, आप देखते रहिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं? तो होता है 6H2O, 6H2O प्लस 6CO2, 6H2O यानी कि 6 जल 6 कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? अभिक्रिया जिसे करते हैं, तो 6H H H12O6 प्लस, इसमें टू देते हैं 6O2 में, इसमें 6O2 में। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये जो हमारा फार्मूला बन रहा है, ये हमारा फार्मूला ये है 6H12O6, ये फार्मूला हमारा है ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज। तो एक आपको यहाँ पे ये मिलना है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, तो 6H12O6, एक फार्मूला आपको ये मिल जाएगा, ग्लूकोज का फार्मूला क्या है, 6H12O6 होता है। अब क्या है, कितने जल और कितने कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप लोग जैसा देख रहे हैं कि 6 जल हो रहा है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है,
यानी कि 6 और 6 हो रहा है। तो यानी कि 6 और 6 कहाँ दिख रहा है? ये है। क्या है? ये, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 और 6 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 और 6 होगा। अब ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? समवर्ती सूची, 3 सूची होती है। कौन कौन? सूची 3 होता है। सूची कितना होता है? सूची, जो सूची होता है हमारा 3 होता है। क्या होता है? 3। एक होता है, एक आपका होता है राज्य सूची। एक क्या होता है? राज्य सूची होता है। एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है समवर्ती सूची, और एक होता है आपका संघ सूची। क्या होता है? संघ सूची होता है। एक राज्य सूची, समवर्ती सूची और एक संघ सूची, 3 सूचियां होती है। अब कौन किस में आता है ये देखा जाए। ये जो हमारा आता है पुलिस, पुलिस हमारा आता है राज्य सूची में। किसमें आता है? ये आता है राज्य सूची में, ये राज्य सूची में। कृषि जो आता है, कृषि, ये भी आता है राज्य सूची में। किसमें? राज्य सूची में। रक्षा किसमें आता है? ये आता है संघ सूची में। किसमें आता है? संघ सूची में। बच रहा है कौन? शिक्षा। तो शिक्षा आता है सिर्फ समवर्ती सूची में। किसमें आता है? समवर्ती सूची में। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आपका रहा, और हर क्वेश्चन कम से कम 3-4 तो बन ही जा रहे हैं। तो आप लोग बेहतर थोड़ा सा तैयारी कीजिए इस चैनल पर आकर, और जुड़े रहिए हमारे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह पूछ रहा है। तो हम थोड़ा ऑप्शन के हिसाब से हम सब जान ले क्या है। ये ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ये कह रहा है बुध, शुक्र और नेपच्यून, ये तीनों ग्रह क्या है? ग्रह है। ये सूर्य के ग्रह है। क्या है? सूर्य के, सूर्य के ग्रह है। सूर्य के, ये सूर्य के ग्रह है। इसके बुध, शुक्र, नेपट्यून, यानी कि बुध, शुक्र, नेपट्यून, और आते हैं कौन कौन? मंगल भी आता है। मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, कौन कहते हैं? बुध, बृहस्पति, मंगल, नेपच्यून, और एक और आता है, कहते हैं पृथ्वी। क्या है? पृथ्वी। ये सभी सूर्य के क्या है? ग्रह। सूर्य के क्या है? ग्रह। ये तीनों के तीनों ग्रह और ये उपग्रह, तो यानी कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये क्या है? ये उपग्रह है। क्या है? ये उपग्रह है। इसका? पृथ्वी का। इसका? पृथ्वी का, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सही है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, दर्पण पर अभिलंब होता है, यानी कि मुख्य अक्ष दर्पण पर अभिलंब होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। तो हम जरा देख ले, ये हमारा गोलीय दर्पण कह रहा है। ये हमारा गोलीय दर्पण है। एक हम दर्पण बना रहे हैं। ये क्या है? एक दर्पण है। दर्पण है। ये हमारा मुख्य अक्ष, इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको हम कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पूछता है ध्रुव को किससे प्रदर्शित करते हैं? वो पी से प्रदर्शित करते हैं। इसको मान लेंगे M1, इसको मान लें M2। ये मिरर है, दर्पण है। अब देखिएगा, फोकस किसी मुख्य अक्ष पर ही रहता है, और वक्रता केंद्र क्या रहता है? इसी मुख्य अक्ष पर होता है। फोकस वक्रता केंद्र क्या होते हैं? मुख्य अक्ष पर होता है, और जो इसका मुख्य अक्ष है
इस दर्पण पर क्या होता है, अभिलंब होता है। देखिए अभिलंब है कि नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन फोकस मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। फोकस देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित है, दर्पण पर अभिलंब होता है, लेकिन मुख्य अक्ष दर्पण पर क्या है, अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। वक्रता केंद्र हमेशा मुख्य अक्ष पर होता है। वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष पर होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या आ जाएगा, चौथा आ जाएगा। यानी कि तीनों सही होगा। क्या होगा, तीनों सही होगा। इस प्रकार से देखेंगे ये जो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि बल्ब के फिलामेंट को अत्यंत पतला तथा लंबा क्यों बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, कम प्रतिरोध के लिए, उच्च प्रतिरोध के लिए, दोनों के लिए, मध्य प्रतिरोध के लिए। तो थोड़ा सा बल्ब के फिलामेंट के बारे में जानेंगे। बल्ब के फिलामेंट, बल्ब के जानने की फिलामेंट, फिलामेंट जो होते हैं टंगस्टन के धातु, टंगस्टन, टंगस्टन के तंतु होते हैं, तंतु। बल्ब में, जो बल्ब में भरा जाता है, बल्ब में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस और कुछ बल्ब में आर्गन गैस भी होता है। कुछ बल्ब में क्या होते हैं, आर्गन गैस भी होते हैं, आर्गन गैस, नाइट्रोजन गैस भी और आर्गन गैस भी कुछ बल्ब में होते हैं, ठीक है ना। और हम थोड़ा जान लें कि आर बराबर होता है, आर बराबर, आर बराबर होता है रो एल बाई, आर बराबर रो, आर बराबर रो एल बाई एल होता है। यानी कि कहते हैं आर समानुपाती एल होता है, आर समानुपाती एल। जब हम एल का मान यानी लंबाई को बढ़ाते हैं किसी चालक का, किसी कंडक्टर का, किसी कंडक्टर का लंबाई हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए कंडक्टर ये है, ये कंडक्टर का लंबाई हम बढ़ा देंगे। जैसे ही लंबाई बढ़ाएंगे, जैसे ही लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तब फिलामेंट के अत्यंत पतला तथा लंबा क्यों बनाता है, तो लंबा किस लिए बनाता है, प्रतिरोध को हाई होने के लिए, प्रतिरोध को हाई होने के लिए। और पतला यानी कि आर समानुपाती होता है 1/, जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जैसे ही कम करते हैं, जैसे ही मान लीजिए ये कोई इतना चौड़ा है, कोई इतना चौड़ा है, अब इसको हम क्या कर दिए, इतना चौड़ा बना देंगे, इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया को इतना कर देंगे। जब इतना कर देंगे तो जैसे ही कम होगा ना, तो ये रेसिस्टेंस क्या होगा, हाई रेसिस्टेंस वाला। इसीलिए क्या करते हैं हम, लंबा बनाते हैं और पतला बनाते हैं, किसके लिए, उच्च प्रतिरोध के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, दूसरा सही होगा। यानी कि उच्च यानी कि हाई रेसिस्टेंस बनाते हैं, हाई रेसिस्टेंस के लिए, किसके लिए, हाई रेसिस्टेंस के लिए। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से ओम का नियम कौन है, ये निम्नलिखित में से कह रहे हैं ओम का नियम इसमें कौन है। तो ये क्या है, ये आर बराबर रो एल बाई ए, अभी बताए यहाँ पे आर बराबर रो एल बाई ए, जहां से हमको प्राप्त होता है, इसी आर समानुपाती होता है, आर समानुपाती होता है एल होता है, और आर समानुपाती जो होता है और ए होता है, इसी को कहते हैं आर समानुपाती एल बाई ए होता है। यही समानुपाती हटता है तो इसी के जगह पर आता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या आता है, विशिष्ट प्रतिरोध आता है। इसी को हम कहते हैं प्रतिरोधकता, इसी का कहते हैं प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता। ये जो होता है ना लंबाई पर निर्भर करता है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करता है, दोनों पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ प्रतिरोध निर्भर करता है, लंबाई और एरिया पर। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है, तो न तो लंबाई पर निर्भर करेगा और न तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर करेगा, याद रखिएगा। आर बराबर भी आई, ये ऑप्शन क्या होगा, गलती होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, गलती होगा। भी बराबर आई आर, तो भी बराबर आई आर, इस पे हम अभी बता रहे हैं
और P बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी कि P बराबर आई स्क्वायर आर टी जो होता है ये होता है शक्ति का होता है, क्या होता है, शक्ति का फार्मूला होता है। P बराबर आई स्क्वायर आर टी, P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, वी आई से ही क्या निकलता है, ये निकलता है। और भी समानुपाती ओम का नियम होता है भी समानुपाती, भी समानुपाती आई होता है, भी समानुपाती आई, यानी कि कहने की बात ये है कि जब किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके बीच लगने वाले विभवांतर को हम तो उसके लगने वाले बीच के विभवांतर ये समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है, तो जिसे हम कहते हैं ओम का नियम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओम का नियम। यही जब ये हटता है तो भी बराबर आता है आई आर आता है, क्या आता है, भी बराबर आई आर आता है। तो हम ऑप्शन कौन जाएगा, तीसरा ऑप्शन जाएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ये सब क्या होंगे, गलती हो जाएंगे। ये ऑप्शन क्या होगा, बी बराबर आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, 15 नंबर क्वेश्चन ये है किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान में के रूस में, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, किसमें, संयुक्त राज्य में अमेरिका में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ। हीराकुंड बांध, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड परियोजना किस शहर राज्य में, किस शहर राज्य में, ओडिशा में है कि झारखंड में कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। तो हीराकुंड परियोजना किस राज्य में स्थित है, वो है ओडिशा में, किसमें है, ओडिशा में, ओडिशा में हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर, महानदी पर, ये महानदी पर हीराकुंड जो बांध है महानदी पर स्थित है, महानदी पर क्या है, स्थित है, महानदी पर स्थित है, महानदी पर हीराकुंड, हीराकुंड। 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है, कोई धात्विक तत्व नहीं है, पर आधुनिक आवर्त सारणी में निम्न में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है, 14, 13, 2, 17, कौन सा होगा। तो पहले हम जान लें बारी बारी से, ये पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व हैं, पी ब्लॉक के तत्व, और ये भी पी ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, और ये है इस ब्लॉक के तत्व, इस ब्लॉक के तत्व, ये क्षारीय, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु होते हैं, ये जो होते हैं इसमें धातु और अधातु भी होते हैं, धातु और पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में धातु और अधातु पाते हैं, ये धातु क्या है, धातु। और दूसरा जो है इस ब्लॉक के तत्व क्षारीय मृदा धातु होते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर जो 17 वर्ग के समूह है, 17 वर्ग के समूह जो है, 17 वर्ग के 17 समूह के 17 वर्ग के तत्व जो है ये कौन कौन है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तत्व है जो इसे कहते हैं हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं, कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व, हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व। इसमें सब एक और क्वेश्चन पूछता है सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन सा तत्व है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व जो है फ्लोरीन, कौन सा है, फ्लोरीन है, तो याद रखिएगा। इसे हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व को कहते हैं, ये आते हैं 17 वर्ग के समूह में आते हैं। अब अगला क्वेश्चन 18, पी ब्लॉक के तत्व कौन बंद बनाते हैं, पी ब्लॉक के तत्व कौन सा बंद बनाते हैं, कौन सा बंद बनाते हैं, आयनिक बंद। हम जान ले कि आयनिक बंद को, आयनिक बंद को हम कहते हैं विद्युत संयोजक बंद, विद्युत संयोजक बंद कहते हैं, बंद कहते हैं। ये स्थानांतरण द्वारा होता है, इसको स्थानांतरण, जैसे NaCl,
जब NaCl में जब बंध बनेगा तो स्थानांतरण बनेगा, यानी कि सिर्फ देगा, लेगा नहीं, साझेदारी नहीं करता है। NaCl साझेदारी नहीं करेगा। ये सहसंयोजक बंध होता है जो साझेदारी करता है, ये साझा नहीं करता, साझा 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 नहीं करता है, साझा नहीं करता है। ये जो है सहसंयोजक बंध है, ये साझा करता है, क्या करता है, ये साझा करता है, साझा करता है। जैसे मान लीजिए CH4 मेथेन, मेथेन क्या करता है, CH4 मेथेन, ये क्या करता है, साझा करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये है C है, H है, H है, H है, H है, H है, तो इसके इसके अंत में इसके जो है बाहरी कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमारा 4 है, तो 4 ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, एक ये देगा, 4 8 पूरा हो जाएगा। फिर 4 को देगा तो ये हाइड्रोजन क्या बना देंगे, हीलियम बना देंगे। तो ये साझेदारी कर रहा है, क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। तो दोनों इनमें से कोई भी ऑप्शन कौन से पी वाला के तत्व तो कौन सा बंध बनाते हैं, तो सहसंयोजक बंध बनाते हैं। कौन बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, एल्केन का सूत्र निम्न में से कौन एक है, एल्केन का सूत्र निम्न में से कौन एक है, तो हम जान ले। ये जो है एल्काइन, क्या है, एल्काइन का सूत्र है, किसका सूत्र है, एल्काइन का सूत्र है। ये जो है एल्किन का सूत्र है, एल्किन एल एल्किन का सूत्र है। ये जो है ये एल्केन का सूत्र है, किसका है, एल्केन का सूत्र है। ऑप्शन कौन जाएगा, ये सही जाएगा। तो आपको दो क्वेश्चन और मिल रहे हैं, ये एल्किन मिल रहा है और एल्काइन मिल रहा है। ऐसा ऑप्शन लाया जा रहा है कि जो कि आपको उसमें बेनिफिट हो और एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपको मिले, इसलिए कई क्वेश्चन ला लेकर आ रहे हैं आपके सामने। और आप लोग इसी प्रकार से पढ़िए ताकि आपको एग्जाम एक क्वेश्चन नहीं कई क्वेश्चन तैयारी हो। इस चैनल पर आ जाइए आप लोग, जल्द से जल्द इस चैनल पर आइए और भीड़ जाइए अपने तैयारी के लिए। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन के साथ अभिक्रिया करने पर कैसा हो जाता है, हरा नीला हो जाता है, कि नीला काला हो जाता है, कि लाल नीला काला हो जाता है, कि पीला लाल हो जाता है, कौन सा हो जाता है, तो नीला काला हो जाता है। क्या होता है, नीला काला। ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही जाएगा। कौन जाएगा, 2 सही जाएगा। इस प्रकार से हमारा कितना रहा, इस प्रकार से हमारा रहा 20 क्वेश्चन। कितना रहा, 20 क्वेश्चन रहा, 20 क्वेश्चन रहा। और 20 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है और आप चैनल पर आ जाइए, चैनल में भेड़ जाइए और इस चैनल को ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हेल्प मिले किसी भी एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए आरआरबी टेक 345 को ज्वाइन करें और वीडियो शेयर करें। जितना शेयर करेंगे उतना ही लाभ होगा और उतना ही बच्चों को लाभ होगा और बच्चे आगे तक जाएंगे। हमारा हम लोग का मकसद यही है कि हर पर व्यक्ति आगे तक जाए और अपने मकसद को एक कायम रखे और एक बनाए रखे और लक्ष्य को पूरा हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ 20 क्वेश्चन हुआ और 20 क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट डे फिर 20 क्वेश्चन में लेकर आऊँगा और आप लोग के साथ में हमेशा रहूँगा और आप लोग टेंशन ना लीजिए। और इसी के साथ आपको नमस्कार, मैं फिर चलता हूँ, नेक्स्ट डे फिर मिलूँगा। बाय बाय दोस्तों।